जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की प्रथम क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे वर्णमाला के बारे में समझते हैं। वर्णमाला में हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वर, एक तो होता है व्यंजन। वर्णमाला कितने प्रकार का, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वर्णमाला के प्रकार कितने हैं, तो दो प्रकार। पहला कौन है जी, स्वर है। दूसरा क्या है, व्यंजन है। यानी वर्णमाला के दो प्रकार, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। और स्वर के बारे में समझिए। स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। स्वर वो होता है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। देखिए स्वर कौन कौन सा है, अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ऋषि रहा, ए है, ऐ है, ओ है, और है। ठीक है, ये हमारे कितने स्वर हो गए। ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद से देखिए व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वतंत्र रूप से तो नहीं होगा तो इसमें कुछ ना कुछ मिला होगा। क्या मिला रहता है, स्वर होता है। तो जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। देखिए स्वर की सहायता से कैसे होता है, जैसे मान लीजिए क है, लिखते हैं ना क, क में अ मिला रहता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे क प्लस अ। देखिए इसमें स्वर मिला है ना। स्वर, व्यंजन को बोलना संभव नहीं है स्वर के बिना, क्योंकि व्यंजन को जब भी बोलेंगे तो स्वर की सहायता से ही बोलेंगे। जैसे क बोलते हैं तो क में अ मिला रहता है, ख बोलते हैं ख में भी अ मिला रहता है, खा में आ मिला रहेगा, गी में गी बोलेंगे तो बड़ी मिला रहेगा। समझ में आया। इसी प्रकार यानी व्यंजन हो गया जिसका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं, यानी इसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए आगे है एक अयोगवाह स्वर। क्या, अयोगवाह स्वर। इसको देखिए तो दिया है कि अ के बने और व्यंजन के लिए अर्थ वहन करने वालों को अयोगवाह स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। देखिए बताते हैं, अ के बने अयोगवाह में हमारा दो ठो आता है, अंग और अह। अंग और अह। देखिए अंग है ना, अंग ई अ प्लस अंग में टूटेगा ना। देखिए इसमें तो एक स्वर आ रहा है, और तो स्वर है लेकिन इसके साथ जुड़ा है ना, तो व्यंजन ही जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए क है, क को लिखते हैं क प्लस अ, तो व्यंजन के जैसे हो गया ना। देखिए किसी न किसी के साथ मिलकर बोल रहे हैं ना इसको, तो ये व्यंजन के लिए अर्थ बयान कर रहा है, तो अंग को क्या बोलेंगे, अयोगवाह स्वर बोलेंगे। इसी तरह अह है, अह ये भी क्या है, अ प्लस अह, तो इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। ये विसर्ग है, ये हमारा अनुस्वार है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। यहाँ देखिए अंग को क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे, अ को विसर्ग बोलेंगे। पूछ देता है कि इसमें कौन विसर्ग है, कौन अनुस्वार है, तो अंग वाला ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। इसके देखिए कुछ गुण भी होते हैं। इसका गुण क्या है, दिया है कि स्वर प्लस व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं इसको। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, तो एग्जाम में पूछता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, अंग और अह को या अयोगवाह को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब शब्द के शुरुआत में आएगा, जब भी शब्द के शुरुआत में आएगा तो अपने मूल रूप में आएगा। जैसे अंग है तो अंग में रहेगा, अह है तो अह रहेगा। ध्यान देखिए क्या लिखा है, शब्द के या सिर्फ शब्द के शुरुआत में ही अपने मूल रूप में आता है। ठीक, इसके बाद से आगे देखिए, आगे है हमारा स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन कौन होते हैं, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्वर समानतः, स्वरों देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जिसका हम स्वतंत्र रूप से बोल पाते हैं, जो वर्ण जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए स्वरों की कुल संख्या, देखिए एग्जाम में पूछते हैं स्वरों की कुल संख्या, इसमें बहुत मतभेद है। ठीक है, देखिए स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितना है, 13। जब भी पूछेगा स्वरों की कुल संख्या तो कितना बोलेंगे, 13। देखिए 13 कौन कौन होगा, हाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 को आया ना। स्वरों की संख्या स्वर कितने आए थे, 11 आए थे। 11 को ई हो गया और 2 अयोगवाह हो गया, यानी स्वरों की 2 ये अयोगवाह हो गया। यानी स्वरों की कुल संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, स्वरों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी जब भी स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो 13। इसके बाद देखिए अगर पूछेगा स्वरों की संख्या, यानी नॉर्मल पूछेगा स्वरों की संख्या, या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, क्या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, या समानतः स्वरों की संख्या, समानतः स्वरों की संख्या या मूलतः स्वरों की संख्या, तो कितना मारेंगे, 11 मारेंगे। इसमें जो भी पूछेगा इसमें क्या करेंगे, 11 टिक करेंगे। ठीक है, यानी मूलतः स्वर की संख्या 11 या समानतः स्वर की संख्या 11 या स्वर की संख्या पूछे तब भी 11, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या पूछे तब भी 11 मारेंगे। ठीक है, 11 कौन कौन होते हैं, यही 11 ठो है। देखिए यही 11 ठो है, अ से लेकर अ तक। ठीक, चलिए इसके बाद से पूछेगा, अगर पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितने होते हैं, तब मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्योंकि देखिए तो अ का तो कोई मात्रा होता नहीं है, इसका मात्रा नहीं होता है ना,
उसके बाद से टोटल तो मान लीजिए इसमें आया 11 ठो आया स्वर। कितना? 11 ठो स्वर आया। कुल स्वर नहीं, स्वरों की संख्या कितना आया? 11 आया। इसमें अ का तो मात्रा होगा नहीं, आ का मात्रा होता है। आ का मात्रा ऐसे लगाता होता है ना। उसके बाद छोटी का मात्रा ऐसे लगा होता है। इसी तरह औ तक मंत्र लगेगा ना। आ का मंत्र नहीं था, टोटल 11 था, इसमें एक का मंत्र नहीं लगता है, तो कितना बचा? 10 को बचा। यानी मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आगे देखिए तो आगे हमारा स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस दिया गया व्यंजन के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग कराते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी व्यंजन हो, जैसे क हो गया ना, क का मेल हम किसी के साथ कराते हैं, क का मेल हम आ के साथ कराते हैं, तो क्या हो जाएगा? का हो जाएगा ना, का हो जाएगा ना। तो कप्याक मतलब इसका मात्रा क्या आया? ऐसे आया ना, ऐसे मात्रा लग गया ना, तो इसको स्वर की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको क के साथ हम छोटी की मात्रा प्रयोग करते हैं, छोटी, तो ऐसे बन जाएगा ना कि ये देखिए तो स्वर की मात्रा ऐसे, ई का मात्रा ऐसे लगता है ना, इसी को हम बोलते हैं स्वर की मात्रा। जैसे देखिए तो क का अ से कराएंगे तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, आ कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, के कै को कं कह, इस तरह इसका मात्रा लगता है। अब देखिए तो याद रहने के बाद क्या है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा दिया है कि आ बड़ी ई ओ और अंग अह। ठीक है, आ बड़ी ई ओ और अह की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। देखिए जितना है ना, इस सब की मात्रा क्या वर्ण से पीछे लगती है। मतलब कोई क लिखेंगे, क, देखिए इसमें चेक कर लीजिए। देखिए तो आ का मात्रा ना, ये वर्ण क है ना, इसके पीछे लगा है ना, बड़ी की मात्रा भी इसके पीछे लगा है, औ की मात्रा भी इसके पीछे लगा है। ठीक है, ओ की मात्रा भी इसके पीछे लगा है, अंग की मात्रा भी इसके, अ की मात्रा भी इसके पीछे लगा है। ठीक है, जैसे देखिए राधा लिखते हैं तो आ का मात्रा इसके पीछे लगा है ना, र के पीछे, ध के पीछे क्या लगा? आ का मात्रा लगा। बड़ी है ना, नीलम बड़ी है ना, तो इसमें क्या लगा है? बड़ी वर्ण के पीछे लगा। इसी तरह देखिए तो सोनम, सोनम है ना, ये भी वर्ण के पीछे लगा है। गौरी है ना, गौरी, गौरी औ की मात्रा है, ये बड़ी है, दोनों वर्ण के पीछे लगा है ना। अह की मात्रा है ना, देखिए त के पीछे लगा है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखिए तो छोटी की मात्रा, छोटी है ना, छोटी की मात्रा वर्ण से पीछे लगती है, वर्ण से पहले लगती है। यहाँ गलती हो गया, यहाँ वर्ण से पहले लगती है रहेगा, वर्ण से पहले, पीछे नहीं, वर्ण से पहले लगती है, वर्ण से पहले लगती है। ठीक, हो जाए क्या? वर्ण से पहले, वर्ण से पहले लगती है। यानी छोटी की मात्रा वर्ण से, जैसे निधि लिखेंगे, छोटी की मात्रा वर्ण से पहले लगा है ना, ये भी पहले लगा है, इसमें भी पहले लगा है, इसमें भी पहले लगा है। ठीक है, इसी तरह बड़ी का पूछेगा, बड़ी की मात्रा वर्ण से पीछे लगती है। तो सही बात है, मामी में देखिए तो बड़ी का मात्रा है म से पीछे लगा है, साली में बड़ी का मात्रा है जो वर्ण से पीछे, घरवाली में बड़ी का मात्रा है ये भी वर्ण से पीछे लगा है। इसी प्रकार देखिए ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। इन तीनों की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण से नीचे। देखिए छोटा ऊ का मात्रा है वर्ण से नीचे लगा है, सपू की मात्रा सु है, ये भी वर्ण से नीचे, बड़ा ऊ का मात्रा ये भी वर्ण से नीचे, ऋषि का मात्रा ये भी वर्ण से नीचे, यहाँ भी ऋषि का मात्रा ये भी वर्ण से नीचे लगा। इसी तरह ए और अंग वाला की मात्रा है वर्ण से ऊपर लगती है। इन तीनों की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण से ऊपर। जैसे ए की मात्रा देखिए तो पैर है, आई की मात्रा पैर है, पैर है, तो वर्ण से ऊपर लगा है ना, ये भी वर्ण से ऊपर लगा है, ये भी वर्ण से ऊपर लगा है, ये भी वर्ण से ऊपर लगा है, यहाँ भी वर्ण से, एक मात्रा वर्ण से ऊपर लगा है। ठीक, आगे देखिए तो आगे देखिए क्या दिया, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो अपने वास्तविक रूप में आता है। कोई भी स्वर का शुरुआत, किसी भी शब्द का शुरुआत अगर स्वर से करेंगे, जैसे मान लीजिए आम है, तो स्वर से शुरू हुआ है ना, तो हमेशा ही वास्तविक रूप, मतलब स्वर जिस रूप में रहता है उसी रूप में आएगा। हाँ देख लीजिए तो आम था, आम है, तो आपने आ का मात्रा आ ही रहता है ना, आपने वास्तविक रूप में आया, साथ लिखे हैं तो ए अपने वास्तविक रूप में आया, ईख लिखे हैं तो ई भी अपने वास्तविक रूप में आता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर लगातार जुड़ते हैं तो पहला मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर के रूप में आता है। देखिए कोई भी, इस देखिए शुरुआत लिखे है ना, इसको हम तोड़ेंगे तो र, देखिए यहाँ टूटा ही है, र प्लस उ प्लस आ।
देखिए दो स्वर लगातार आ रहे हैं ना, इसके दो स्वर लगातार, इसके दोनों बीच में कोई व्यंजन नहीं है ना, पहला वाला मात्रा के रूप में आएगा। देखिए यहाँ रपू के मात्रा के रूप में है, और दूसरा वाला अपने मूल रूप में आएगा, जिस रूप में ये रहता है उसी रूप में आ जाएगा। तो देखिए ऊ के मात्रा इसके साथ लग गया है। जब भी लगातार दो स्वर आएंगे तो पहला वाला मात्रा के रूप में और दूसरा वाला अपने मूल रूप में आएगा। इसी तरह गुंजाइश देखिए तो यहाँ जा है ना, तो ज प्लस आ प्लस ई, तो ई इसके साथ मात्रा के रूप में आ गया है। ई जब लगातार दो स्वर आएंगे तो एक मात्रा पहला वाला मात्रा के रूप में, दूसरा अपने मूल रूप में आएगा। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, ठीक है। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, स्वर के वर्गीकरण किस में क्या होता है, ठीक है। जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।